Hello everyone, today we start the new chapter of your course with the name probability. This is a very simple and easy chapter of our course and I think तुम लोगों ने पहले भी इस चैप्टर को प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा और इवन आपको इसके बारे में बहुत कुछ इजीली क्लियर भी होगा. Let's revise that all part once more so that कि when we move to our questions हमें सभी बेसिक्स क्लियरली पता हो. And here we have the heading probability. What is probability? The probability is the study of the chance of the event happening. एक इवेंट के होने की क्या चांस है. That means हम ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. किसी भी चीज के होने की क्या चांस है या ना होने की क्या चांस है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ये प्रोबेबिलिटी जब भी मेजर की जाती है तो एक नंबर में मेजर की जाती है और इसका जो आंसर आता है वो 1 से 0 से 1 के बीच में होता है, यानी कि इंक्लूडिंग 1 भी हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू और लेस देन 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है. तो प्लीज याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी बेसिकली अ नंबर एंड द वैल्यू विच इज लाई बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1. 0 कब होगा? जब वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होगी और 1 कब होगा? जब वो प्रोबेबिलिटी श्योर होगी, सर्टेन कंफर्म होगी कि हाँ जी यही हमारा रिजल्ट होने वाला है. नाउ द पॉइंट इज दैट कि जब भी कभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे जाना है तो हमारे को सीखनी है छोटी छोटी बातें, जिसमें सबसे पहली बात आती है एक्सपेरिमेंट. तो एज अ नेम सजेस्ट एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन है. जैसे सपोज करो मैंने सिक्के को उछाला. व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी आर गेटिंग हेड और टेल. तो दिस टॉसिंग ऑफ कॉइन इज नोन एज एक्सपेरिमेंट. मैंने एक डाई को रोल किया and we are getting the output as 1 2 3 4 5 6. so जो ये output है these are known as sample space. but ये जो मैंने डाई को रोल किया, this rolling of die is known as experiment. तो जब भी कभी probability के क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया होगा. तो कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन जो वेल डिफाइंड आउटपुट देता हो. कैसे आउटपुट आ रहे हैं? वेल डिफाइंड आउटपुट. वेल डिफाइंड का मतलब होता है यहाँ पे बेटा, वेल डिफाइंड से मतलब है हम लोगों का कि ऐसे आउटपुट जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे. जैसे मैंने सिक्का उछाला तो हेड और टेल आया, तो वो हेड टेल मेरे लिए भी है आपके लिए भी है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये आउटपुट चेंज नहीं होने वाला. हेड टेल मीन्स हेड टेल ही होगा, आइदर हेड इज कम और टेल इज कम. या फिर डाई को रोल करते हैं तो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6. तो गेटिंग दीज 6 नंबर इन एनी ऑफ द ऑर्डर is the experiment. So that is why we are saying that it is well defined. Well defined, that is fixed, that is permanent, that is not changed from person to person. तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब अंग्रेजी में मत सोच लेना अच्छे से डिफाइन होना, ये नहीं है मतलब. यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है? अ थिंग, अ नंबर विच इज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैंने कहा मैंने गीटे को फेंका, लूडो के गीटे को रोल किया, तो मेरा आंसर 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आने वाला है. तो इवन आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है. ऐसे नहीं होगा कि अचानक से आपका 50 आ जाएगा या 100 आ जाएगा. अगर ऐसा है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो कोई भी ऑपरेशन जो एक वेल डिफाइंड आउटपुट्स को जनरेट करता है उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई आर नोन एज एक्सपेरिमेंट. डाई को रोल कर लीजिए तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं. क्या क्या आंसर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. दिस इज वेल डिफाइंड. ऐसी कॉइन को टॉस किया तो आउटपुट क्या आ सकता है? आइदर हेड या टेल. तो दिस इज वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड इज दैट जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा. एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हैव टू कंटिन्यू इन दिस चैप्टर एंड दैट 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट और यू विल से सेकंड वन एज डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट और ऐसे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को बोल सकते हैं प्रेडिक्टेबल या सर्टेन या यूनिक एक्सपेरिमेंट. ये जो 2 तरह के एक्सपेरिमेंट है, अब हम इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर जो रिजल्ट्स हमारे पास आने वाले हैं वो कंफर्म तो है कि एक लिस्ट में है, वेल डिफाइंड है, लेकिन कौन सा है. लाइक जैसे मैंने कहा मैंने डाई को रोल कर दिया 1 2 3 4 5 6. ये पक्का है कि जो भी नंबर गिरेंगे वो इन 6 नंबर में से कोई एक होगा, बट कौन सा होगा ये कंफर्म नहीं है. तो जब कभी ऐसा हो कि ये तो कंफर्म होगी इनमें से कुछ ना कुछ आने वाला है, लेकिन कौन सा आने वाला है ये ना कंफर्म हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. इट मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे आउटपुट की लिस्ट में से कोई ना कोई एक नंबर आ सकता है. जो भी लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है, जो भी सिंपल स्पेस है, उसमें से कोई एक ना एक आउटपुट को लेके आना ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है. इट मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है.
मैंने कहा मैंने डाई रोल करी और मेरा आंसर 6 आएगा, तो चांस है कि 6 आ जाए, हो सकता है 6 ना आए, 1 2 3 4 5 आ जाए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें ये तो पता हो कि लिस्ट ऑफ द नंबर्स कौन से है, लेकिन ये नहीं पता हो कि आफ्टर रोलिंग दैट डाई या टॉसिंग दैट कॉइन क्या गिरने वाला है, ये कंफर्म ना हो, तो उसे रैंडम कहते हैं। अगर अब मैं कह दूं मेरे पास एक कॉइन है जिसके आगे भी हेड है पीछे भी हेड है, या ऐसा समझ लो मैंने 2 कॉइन को बीच में टेप लगा के चिपका दिया, इधर फेस भी हेड है पीछे वाला फेस भी हेड है, तो इज दिस अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो वी कैन सिंपली से नो, इट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब तो हमें कंफर्म हो गया इधर भी हेड है और इधर भी हेड है, तो हम जब उसे टॉस करेंगे तो इन आइदर ऑफ द केस गिरेगा तो हेड ही, तो जब वो हमेशा हेड ही गिरेगा, यानी कि इस बार कंफर्म है, पहले से प्रिडिक्टेड है कि बस भाई हेड ही आना और कुछ नहीं आना है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाएगा, वो नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जिसमें आउटपुट्स के आने की चांस 1 से ज्यादा है। अगर हमारा आउटपुट 1 से ज्यादा आ रहा है, इधर कुछ भी आए पर 1 से ज्यादा तरीके उसके अंदर, तो वो रैंडम है। जैसे मान लीजिए वी हैव अ जार ऑफ ऑरेंज कैंडी, वी हैव अ जार कंटेनिंग नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी, 100-200 ऑरेंज कैंडीज है। अब मैं कहता हूं मैंने उसमें से एक कैंडी निकाली, इज दिस कैंडी इज अ लेमन कैंडी या इज दिस कैंडी इज अ ऑरेंज कैंडी? तो व्हाट डू यू से? यस इट इज ऑरेंज कैंडी, क्योंकि दिस इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पहले से ही कंफर्म था हम लोगों को कि यहां पे जो आउटपुट आना है वो सिर्फ ऑरेंज कैंडी ही आना है। तो जिसपे पहले से ही कंफर्मेशन है वो रैंडम नहीं है, लेकिन जिसमें पहले से कंफर्मेशन नहीं है दैट इज नोन टू बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। After random experiment, now we are moving to a second type of experiment जिसका नाम है deterministic experiment, predictable experiment, certain and unique experiment। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आउटपुट्स होते हैं they are always unique, they are repeated under a certain condition again and again। जैसे मैंने कहा मैंने एक कॉइन को टॉस किया either head or tail, फिर टॉस किया हेड एंड टेल, फिर टॉस किया हेड एंड टेल, फिर टॉस किया हेड एंड टेल। व्हाट दिस मीन कि अंडर अ सर्टेन कंडीशन वो आइडेंटिकल टाइप का ही आउटपुट देता रहेगा। तो ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट जो प्रिडिक्टेबल होते हैं उसे हम सब बोलते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट? एज अ प्रिडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमारे कोर्स में जिसपे हमें वर्क करना है दे आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो वी आर मेनली वर्क टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वन दैट इज ट्रायल। ट्रायल इज नॉट डिफर लाइक इन आवर एक्सपेरिमेंट की तरह ही होता है। अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और मोर सेवरेट आउटपुट्स। ट्रायल एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक या एक से ज्यादा आउटपुट्स आ सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक या एक से ज्यादा आउटपुट आए हम उसे ट्रायल बोलते हैं। लाइक वी कैन से दैट अ कॉइन इज टॉस 20 टाइम एंड देन ईच टॉस इज कॉल्ड ट्रायल। हमने एक सिक्के को 20 बार उछाला, तो पहली बार उछाला वो एक ट्रायल था, दूसरी बार उछाला एक ट्रायल था, ऐसे हमने कुल 20 टाइम्स उसको उस पर्टिकुलर काम को करा, उसे हम लोग ट्रायल बोलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज नोन एज इवेंट। An event for an experiment is the collection of some output of an experiment। इवेंट जो होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का जनरली वो क्या होता है? पर्टिकुलर आउटपुट होता है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमें मिला है। आउटकम्स का मतलब सैंपल स्पेस, द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट पार्ट। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा अ डाई इज रोल्ड एंड इट इज इंडिकेटिंग बाय अ ई, और ई मीन्स गेटिंग इवन नंबर्स। तो ये जो इवेंट ई है इसका मतलब है गेटिंग इवन नंबर। तो व्हाट दिस इवेंट से? द इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट का जो इवेंट है वो कलेक्शन है कुछ आउटकम्स का उस एक्सपेरिमेंट से। जैसे डाई रोल हुई तो हम सब जानते हैं वो डाई 6 पर्टिकुलर आउटपुट्स को लेके आएगी। तो ये जो रिजल्ट्स आता है दिस इज नोन एज सैंपल स्पेस। कभी कभी ऐसा होगा मैं पढ़ाते समय बोल जाऊंगा ये सैंपल स्पेस है या ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, वट एवर वी नीड टू से। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को भी यही बोला जाता है, सैंपल स्पेस को भी इसे बोला जाता है। एक डाई को हमने रोल किया, 6 डिफरेंट आउटपुट्स आए, तो अगर मेरे को इवेंट चाहिए और इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, द रिजल्ट ऑफ अवर आउटपुट इज 2, 4 and 6। तो इवेंट इज बेसिकली अ नंबर, is a values, is a certain values, certain results, certain outputs जो given sample space का हिस्सा हो सकते हैं। इवन ये सभी के सभी सैंपल स्पेस इंक्लूड कर सकता है, इवन ये कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकता है, इवन ये उसके कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकता है।
ना बेटा वी आर गोइंग टू मूव आर टर्म नोन एज टाइप ऑफ इवेंट्स। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा इवेंट था क्या। इवेंट इज बेसिकली अ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स या सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सेट्स ऑफ एलिमेंट है कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स है जो पूरी लिस्ट में से हम लोगों ने उठाया था। अब बात हो रही है उसके डिफरेंट टाइप के इवेंट्स की, और सबसे पहले जो हमारे को इवेंट हमारी क्लास में डिस्कस करना है वो है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट आर दैट इवेंट in which only one outcome exist। सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम आना चाहिए उसके अंदर, उसे हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। आप सीखे इसे एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए अ डाई रोल्स, वी नो डैट कि जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला था सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास जब एक डाई को रोल किया जाएगा तो उसके अंदर टोटल ये 6 डिफरेंट आउटकम्स आएंगे। और अगर आपसे कोई कह दे यहां पे राइट अ इवेंट ए बी अ इवेंट, ए बी एन इवेंट हैविंग अ नंबर मोर देन 5, तो जब आप इसके लिए आंसर ढूंढोगे तो यू विल से देयर इज ओनली वन नंबर, तो दिस इज नोन एज सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट यानी कि एलिमेंट्री इवेंट आर दोज इवेंट इन विच ओनली वन आउटपुट इज देयर। एक ही आउटकम्स है, एक ही आउटपुट है, सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट आंसर के अंदर आ रहा है, उसे हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। तो ओनली वन आउटकम इज देयर, देन इट इज सिंपल इवेंट। अब आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट आर दोज इवेंट इन विच वी हैव अ एलिमेंट्स नंबर मोर देन 1। तो जिसमें भी एलिमेंट का नंबर मोर देन 1 है, अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट आउटपुट इज मोर देन 1 इज नोन एज कंपाउंड इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी ने कहा इवेंट ऑफ हैविंग बी एन इवेंट कंटेनिंग इवन नंबर। तो अगर हमारे पास एक इवेंट है जिसने इवन नंबर्स को कंटेन करा है तो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे 2 4 6। तो दिस इज कंपाउंड इवेंट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इवेंट। व्हाई इट इज कंपाउंड? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सैंपल स्पेस आ गए, 6 में से 3 रिजल्ट इसके अंदर है। तो अगर सिर्फ कोई एक रिजल्ट इसके अंदर है तो दैट इज विल से सिंपल इवेंट। और अगर एक से ज्यादा आउटपुट है देन इट इज कंपाउंड इवेंट। मान लो किसी ने पूछा राइट अ नंबर विच इज इवन इन प्राइम, जैसे सी बी द इवेंट कंटेनिंग इवन और एंड प्राइम। इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। तो वी आर सेइंग दैट सी का आंसर सिर्फ 2 आएगा। 2 is the only number in this list which is even as well as prime. तो what do you say? This is again a simple event. तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिंपल इवेंट का। तो ऐसे हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सोच सकते हैं। बात समझ आ गई कि सिंपल क्या है जिसमें एक ही आउटपुट है, कंपाउंड क्या है जिसमें एक से ज्यादा आउटपुट है। फिर आता है इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो आउटकम एग्जिस्ट, कोई भी आउटकम नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कह दिया D इज अ इवेंट हैविंग नंबर ग्रेटर देन 6। तो एक ऐसा नंबर लिखो जो 6 से बड़ा है। तो मैंने देखा मेरे सैंपल स्पेस में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो दिस इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये बन गया इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर से पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई कि हम किसी आउटकम को उसमें कंसिडर कर पाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल आउटकम। और इम्पॉसिबल आउटकम की जब हम बात करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट 0 आएगा। फिर आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इज द इवेंट जिसमें ऑल आउटकम्स एग्जिस्ट। जितना भी सैंपल स्पेस है, सिंपल वर्ड में बोलोगे ये सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं E इज अ इवेंट हैविंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। नंबर होना चाहिए 6 या 6 से कम। तो हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6। तो एज इट इज पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आंसर में उठ के आ गया।
उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट के अंदर जो उसकी प्रोबेबिलिटी का आउटपुट आता है वो 1 आता है, क्योंकि मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी इज जनरली अ नंबर मेजर्ड इन अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, तो इट इज अ नंबर जिसकी वैल्यू 1 आती है। अब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हम दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब बोलते हैं जब दोनों में दे डू नॉट हैव एनी कॉमन आउटपुट। ऐसे कोई भी दो इवेंट जिसमें कोई भी कॉमन आउटपुट ना हो, जैसे मैं बात करूं ए और बी की, तो दिस इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि इनमें 6 कॉमन है। मैं बात करूं ए और सी की, तो एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया मैंने ए एंड सी। ए एंड सी आर दी 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी क्यों नहीं बना? क्योंकि दे हैव 6 एज कॉमन एलिमेंट। बी और सी क्यों नहीं बना? बिकॉज दे हैव 2 एज अ कॉमन एलिमेंट। डी तो सबके साथ ही क्या रहेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, क्योंकि कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। और ये भी सबके साथ कुछ ना कुछ कॉमन लाएगा, इसलिए ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनेगा। तो दोज इवेंट इन विच द एलिमेंट डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ कॉमन एलिमेंट, किसी तरह से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ए में सिर्फ 6 आ रहा है, सी में सिर्फ 2 आ रहा है, तो इसमें कोई भी रिजल्ट आपस में कॉमनली शेयर नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा है देन द इवेंट इज नोन टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है ऑल दोज इवेंट्स हुज resultant outcomes is equal to sample space। ऐसे कोई भी इवेंट जिन्हें मैं कंबाइंड करके लिख दूं, एक साथ मिला के लिख दूं, उन्हें एक साथ बना दूं तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। जैसे ईओडी, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, दोनों को मिला के लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। मान लो मैं यहां पे कह दूं मेरे पास एक एफ इवेंट है ऑड नंबर का, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 135। तो अब जो ई और बी है, अगर मैं इन दोनों को मिला के लिख दूंगा तो रिजल्टेंट आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, जो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। देन इट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। फिर आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसे आउटकम जिनकी अकरिंग चांस सेम होती है, हैविंग सेम एग्जिस्टेंस चांस, जिनके होने की चांस बराबर है, वो इक्वली लाइकली आउटकम है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक डाई थी, मेरे पास 6 नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, और सभी नंबर के आने की चांस बिल्कुल सेम है, सबको प्रेफरेंस बराबर है। ऐसा नहीं कि 6 बड़ा है तो 6 ज़्यादा बार आएगा, या 5 छोटा है तो वो कम बार आएगा, 1 सबसे छोटा है तो वो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर नंबर की होने की चांस बराबर होना, कोई भी नंबर जब भी आए बराबर गिरे, जैसे कॉइन टॉस किया, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों की चांस 50-50% है, देन इट इज नोन टू बी इक्वली लाइकली आउटकम। तो जब भी कोई इवेंट के होने की चांस सेम एग्जिस्टेंट चांस है, एक ही तरीके से गिनने के तरीके हैं, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम। एंड देन वी आर मूविंग टू अ लास्ट वन, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आर दोज आउटकम जिसके लिए हम लोगों को अपने क्वेश्चन की रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपके सामने डिफरेंट इवेंट्स लिखे, सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, तो इवेंट होना चाहिए 5 से बड़ा, तो आंसर आया 6, तो 6 इज द फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट। इवेंट होना चाहिए इवन नंबर, तो 2 4 6 इज द फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट बी। तो फेवरेबल आउटपुट मींस वो एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। इस थ्योरेटिकल बात को सीखने के बाद अब हम सीधा चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल की थ्योरेटिकल अप्रोच में, डिस्कस करते हैं वो फॉर्मूला, वो रिजल्ट जिसकी हेल्प से हम लोग वर्क कर पाएंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अंडर द फॉर्मूला अंडर द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। Now beta, we are moving to some important points to be remembered for this term, and here the first one. Probability of an event is always equal to favorable outcome, जो अभी हमने बात की थी, outcomes upon total possible outcomes। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज नोन टू बी अ क्लासिकल डेफिनेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। In short, for the learning this result, we can say that it is FO upon TPO, favorable outcomes upon total possible outcome। Please remember here कि अगर हमारी probability की वैल्यू 0 आती है तो that will indicate to us कि वो एक impossible event है।
ई का मतलब इवेंट ही होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी का आउटपुट 1 आता है तो दिस विल इंडिकेट टू अस दैट इट इज अ श्योर इवेंट, कि इस टाइम हम एक श्योर इवेंट की बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट हम लोग ये सोचा जाए तो इन जनरली प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 to 1। 0 आएगा तो इम्पॉसिबल, 1 आएगा तो श्योर, अदरवाइज अनसर्टेन। इन बिटवीन देम कोई सर्टेन आंसर आने वाला है, इसलिए हमारा आउटपुट 0 से 1 के बीच में आता है। और अगर आपसे कोई पूछे इन परसेंटेज, कि अगर हम परसेंटेज की बात करें यहाँ पे, तो जो परसेंटेज के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 0% से लेके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 100% तक ही आता है। तो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज आंसर 0% से 100% है। इन द टर्म ऑफ फ्रैक्शन आंसर 0 से 1 है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, पीई लिख देता हूँ ज़रा टाइम बचाने के लिए, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया हमारा जो आउटपुट है वो 0 से शुरू होकर 1 तक जा सकता है, और इसी वैल्यू को हम कह सकते हैं कि कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं होती है। ऐसे ही द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ना ही कभी ये 1 से बड़ी होगी और ना ही कभी ये 0 से छोटी होगी। फिर उसके बाद आता है रूल नंबर 8, एक इवेंट के होने की चांस और एक इवेंट के ना होने की चांस हमेशा 1 के इक्वल होती है। क्योंकि इवेंट का होना और ना होना मिला दिया जाए एग्जॉस्टिव इवेंट बनता है जिसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, और इट विल बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ई नॉट को यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी बोलते हैं, और इसी से हमारे को मिल जाते हैं कुछ फॉर्मूले, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसी को रीअरेंज करके लिखा है, याद रखिएगा ई एंड नॉट ई, नॉट ई को हम ई पे कॉम्प्लीमेंट भी लगा देते हैं। E and not E are complement events। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स इवेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट इवेंट का मतलब हो गया अपोजिट इवेंट। जैसे E का मतलब है इवन नंबर होना, तो E नॉट का मतलब है इवन नंबर ना होना, यानी कि अपने आप में ऑड नंबर होना। अगर कोई कहता है तुम्हारी जीतने की चांस 5/6 है, तो हारने की चांस, तो हम यहाँ पे हारने की चांस कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस जीतने की चांस। तो जब भी दो अपोजिट नेचर के इवेंट की बात की जाती है तो उनकी वैल्यू को हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो बिफोर मूविंग टू दैट क्वेश्चंस, you have to remember, you need to learn these basic results here, so that whenever there is a question for us, we can easily have the answers with the help of these 8 basic concepts. What is that? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल करना, जो कभी ना कभी आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा। इफ द रिजल्ट इज 0 इम्पॉसिबल, इफ द रिजल्ट इज 1 श्योर, इट मीन्स द आंसर इज ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 to 1। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0% to 100%। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। इवेंट के होने की चांस और ना होने की चांस, इवन टू बी अकर प्लस नॉट टू बी अकर इज ऑलवेज 1। दैट इज वाई इसको हम 2 सिंबल से देते हैं, ई एंड नॉट ई, और नॉट ई के लिए हम ई पे बार लगा देते हैं, इट इज नोन टू बी बार ऑफ ई। एंड दीज 2 टर्म्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट नहीं याद रख सकते तो अपोजिट इवेंट्स, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट इवेंट होते हैं, और इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है, और इससे हमारे को 2 डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ से इवेल्युएट होते हुए नजर आ जाते हैं। Another point to be remembered for this term is sample space. Please remember that sample space means all possible outcomes. जो भी possible outcomes आते हैं हम उन्हें sample space कहते हैं। It is donated with the symbol capital S. हम इसे कैपिटल एस से डोनेट करते हैं। बिफोर मूविंग दैट क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर हेयर कि जब भी किसी क्वेश्चन के एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वर्क करना है तो वी हैव टू डिज़ाइन देयर सैम्पल स्पेस। उन सैम्पल स्पेस को डिज़ाइन करना है, वो जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं
और फिर उसके बाद उसके स्टम्प को ऐसे डोनेट करना है। तो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आता है कॉइन्स के केस में, कॉइन, इफ अ कॉइन टॉस्ड, अगर मान लीजिए एक ही सिक्का टोस्ड हो रहा है तो जो सैंपल स्पेस निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा 2 की पावर 1 दैट इज 2 एंड द सैंपल स्पेस इज हेड एंड टेल। तो इट मीन्स जब एक सिक्का उछलता है तो हम लोगों के पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स आते हैं वो सिर्फ 2 आते हैं। इफ 2 कॉइन्स टॉस्ड, अगर हम 2 सिक्कों को उछाल ले, एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को उछाल ले, बात एक ही होती है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट, number of possible output, number of total possible outcomes, जो इस केस में आता है वो 2 की पावर 2 4 होता है। बेसिकली इसके लिए ना फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द केस ऑफ कॉइन्स इज 2 की पावर है। 2 की पावर n इसलिए क्योंकि हर बार 2 ही आउटपुट आने हैं। तो जब मैंने 2 सिक्के उछाले हैं 4 आउटपुट आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखिए, आप उसे कैसे लिख सकते हैं, हेड, 2 हेड लिख लीजिए, 2 टेल, 4 का आधा कर लीजिएगा, फिर हेड टेल हेड टेल। तो दीज आर अवर 4 डिफरेंट आउटपुट। ऐसे बेटा मान लीजिए कि किसी ने कहा हमने 3 कॉइन टॉस कर दिए, 3 कॉइन्स टॉस्ड, तो अगर 3 सिक्के उछाले गए हैं तो हेयर इट इंडिकेट दैट कि जो टोटल आउटपुट आएगी वो 8 आएगी। अब कैसे लिखेंगे, देखो एक लिखना बहुत आसान था, हेड टेल लिख दिया, 2 लिखने तो चलिए ये भी याद हो गया, हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड। लेकिन अगर 8 है तो कैसे, तो देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ छोटी सी, उसको फॉलो करना सीखो। यू आर इजली गेटिंग द वे हाउ टू राइट दैट डिफरेंट पॉसिबल आउटपुट्स हेयर। एज इट इज क्लियर, 8 आउटपुट है तो 8 का हाफ कर लो, तो 8 का हाफ होता है 4। हमें पता है कॉइन के टेस्ट में आते सिर्फ हेड ही टेल है, तो 4 बार तो हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो। वाई 4 टाइम, बिकॉज वी हैव टू जस्ट मेक द हाफ ऑफ 8, क्योंकि 50% हेड गिरेगा, 50% टेल गिरेगा। अब 4 का भी हाफ कर लो, तो 4 का हाफ होता है 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का भी आधा कर लो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरह से बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट दिस सैंपल स्पेस, तो वी आर गेटिंग टोटल हेयर 8 पॉसिबल आउटपुट। तो अभी आपने क्या सीखा कि जब हमारे पास एक सिक्का था तो आंसर आया था सिर्फ हेड टेल, जब 2 सिक्के हो गए तो हमने 2 के आउटपुट निकाले, 4 रिजल्ट निकलेंगे जिसमें 2 हेड 2 टेल, फिर हेड टेल। इस बार रिजल्ट निकले 8, तो 8 का पहले 50% करा, दैट इज वी आर गेटिंग 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल। देन वी हैव टू मेक अ हाफ ऑफ इट ऑल्सो, 4 का आधा 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल्स, फिर 2 का भी हाफ कर दीजिए 1, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इन अ वेरी सेम मैनर व्हेन वी हैव 4 कॉइन्स tossed and we need to write all possible output, तो we are simply say 2 की पावर 4 there are 16 results, 16 different outputs आने वाले हैं। तो उन्हें कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, दैट आर 16 का हाफ करूँगा मैं तो 8, तो मैंने बहुत जल्दी से 8 टाइम हेड लिख दिया, आप काउंट कर लेना, 8 हेड्स आर देयर। इन अ वेरी सेम मैनर मैंने 8 टेल्स लिख दिए, जस्ट बाय थिंकिंग दैट कि 16 रिजल्ट से उसके 50% हेड आने थे, 15% टेल। अब इसमें से देखो 8 का भी हाफ कर दो, तो दैट इज 4। तो अब 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, और ऐसा लिखते चले जाओ जब तक वो 16 जगह को फिल नहीं कर देता। लीजिए ये हो गया। अब 4 का भी आधा कर दो, तो देयर इज ओनली 2, 2 हेड 2 टेल, फिर से 2 हेड 2 टेल, फिर से 2 हेड 2 टेल, ऐसा चलता जा रहा है बेटा आपके लिए टिल जब तक 16 रिजल्ट्स नहीं आ जाते। फिर उसका भी आधा कर दो, 2 का आधा 1 होता है, तो जस्ट गो विद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये तब तक जब तक 16 रिजल्ट्स हमारे पास रेडी ना हो जाए। तो इस तरह से वी आर गेटिंग 16 यूनिक रिजल्ट्स हियर इन विच वी हैव ऑल 16 रिजल्ट्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, and this is the proper way, this is the proper way to have the outputs, to have the results of tossing a 4 coins so on। ऐसे मान लो 5 सिक्के किसी ने उछाल दिए तो 2 की पावर 5 32, 6 कॉइन टॉस कर दिए तो 64,
एंड सो ऑन। तो आप इन्हें मुझे उम्मीद है लिख लोगे, क्योंकि मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, बट पैटर्न वी हैव नाउ। अगर 32 लिखने हैं तो मीन्स 16 हेड 16 टेल, फिर 16 का हाफ 8 हेड 8 टेल्स लिखते चले जाओ, फिर उसके बाद 4, फिर 2, फिर 1। इन दी एंड वी आर गेट दैट ऑल रिक्वायर्ड 32 डिस्टिंक्ट रिजल्टेंट वैल्यूज। सो दिस इज द वे टू हैव द सैंपल स्पेस ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने डील करना था सिक्कों पे। तो जब भी कभी कॉइन की टॉस आए तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए 2 की पावर n। ये 2 की पावर n क्यों है वो भी हम हायर क्लासेस में सोचेंगे कि व्हाई इट इज 2 की पावर n, क्योंकि हमें पता है एक कॉइन को टॉस करने पे 2 ही डिफरेंट पॉसिबल आउटपुट्स आएंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी आर गोइंग एंड फाइंड आउट दैट डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स यार, जो मैंने आपके साथ 1 by 1 करके डिस्कस किए। ना बेटा कंसिडर करो सेकेंड सिचुएशन को, जिसमें हम बात कर रहे हैं डाई की और डाइस की। अगर एक फेंक रहे तो डाई, एक से ज्यादा फेंक रहे तो डाइस। और जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं डाइस के केस में वो होते हैं बेटा 6 की पावर n। जैसे कॉइन में तो 2 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं तो 2 की पावर n। यहाँ पे डाइस पे कितने केसेस होते हैं? वी हैव इन टोटल 6 केसेस इन अ डाई, दैट इज वाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6 की पावर n। तो अगर हमने 1 डाई को रोल किया, 1 डाई रोल्ड, तो इट इज क्लियर द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 1 2 3 4 5 6। ये तो आपको भी बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हेयर वी हैव 6 की पावर 1 6 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स। लेकिन अगर किसी ने 2 डाइज रोल्ड कर दी एक साथ तो क्या होगा? तो टोटल पॉसिबल आउटपुट जो आएगा वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटपुट्स 6 की पावर 2 36 आएंगे। एंड नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट दैट वे कि इन 36 आउटपुट्स को कैसे लिखना चाहिए। इन्हें लिखने के लिए बेटा हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? डाइस अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड हियर 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट रिजल्ट आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। दिस इज द फर्स्ट डाई जो ऐसे जा रही है, दिस इज द सेकेंड डाई जो इस तरह से जा रही है। तो पहला रिजल्ट आएगा कि फर्स्ट डाई पे 1 आया तो सेकेंड डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट डाई पे 2 आया तो ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना सिखा रहा हूँ, आने वाले दिनों में हम डिफरेंट टाइप के इवेंट्स भी लिखेंगे कि जब सम 5 है तो क्या करें, जब सब 10 है तो क्या करें, तो उस बेसिक पे भी चलेंगे। हियर इट इज 3 1। नाउ मुझे उम्मीद है आप खुद भी प्लान कर सकते हो, तो टेक अ क्लोज एंड राइट इट योरसेल्फ। सिंपल है 3 1, देन इट इज 3 2, देन इट इज 3 3, देन इट इज 3 4, देन इट इज 3 5 एंड देन इट इज 3 6। तो इस तरह से हमने डिजाइन करे और बाकी 3 के लिए भी सारे आउटपुट्स लिख लिए। फिर वी हैव 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 7। 4 7 नहीं होता बेटा, आई थिंक वी मिस समथिंग। 4 4 4 5 4 6। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आउटपुट 4 के लिए बन गए। देन अगर मेरी पहली डाई ने 5 शो किया तो इट इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो आप यूनिकली चेक करना बेटा, हेयर यू आर गेटिंग 36 पॉसिबल डिफरेंट आउटपुट्स जो हर डाई के अलग अलग काउंट को शो कर रही है। इट मीन्स जब भी हम कभी 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो हमारे जो आउटपुट आ सकते हैं, आउट ऑफ दीज 36 आउटपुट्स कोई एक रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। तो देयर आर 1 पॉसिबल रिजल्ट व्हेन वी टॉस आर डाइस टुगेदर, 2 डाइस टुगेदर। इसी तरह से बेटा अगर 3 डाइस की बात आ गई तो 3 डाइस आर रोल्ड, तो प्लीज नेवर थिंक कि आप उसका आउटपुट लिखने वाले हो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो मुझे इसमें मिलेंगे वो 6 की पावर 3 यानी कि 216 मिलेंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 1 1 1 1 2 एंड इट इज मूविंग अप टू 6 6 6 तक चलेंगे।
बट देर इज अ नो नीड टू राइट इट, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा चला जाएगा ये पार्ट, पर स्टिल यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट कि जब भी कभी 3 डाइस रोल होगी टोटल 216 केसेस बनेंगे और वो केसेस 111 से शुरू होके 666 पे एंड होने वाले हैं। एंड इसी तरह से अगर सपोज करिए मेरे पास आ जाती है 4 डाइस, तो व्हेन यू हैव अ 4 डाइस नाउ, तो इन दी केस ऑफ 4 डाइस जो टोटल आंसर आएगा 6 की पावर 4, यानी कि इट इज 1296। जब मैंने कहा था 3 के लिए मुश्किल है तो इसके लिए तो आप समझ ही रहे होगे, बट जो आउटपुट्स रहेंगे, जो रिजल्ट रहेंगे, वो रहेंगे ऐसे 11111 11112 एंड इट इज रनिंग अप टू 66666। तो ये है बेसिक आइडिया अबाउट द टोटल पॉसिबल आउटपुट्स वी हैव टू गेट, वी नीड टू जनरेट व्हेन वी रोल अ डाई इन अ रिस्पेक्टिव मैनर। एक डाई है तो 6 आउटपुट, 2 डाइज है तो 36 आउटपुट, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपके कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें अभी नंबर ऑफ चीज़ें सीखनी है, आज तो सिर्फ हम बेसिक बातें कर रहे हैं इस चैप्टर की। कमिंग लेक्चर्स में व्हेन वी मूव टू आवर क्वेश्चंस, व्हेन वी गोज टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस नोन्स टू बी इवेंट्स, तब हम बात करेंगे सम, प्रोडक्ट, प्राइम सम, प्राइम प्रोडक्ट एंड सो ऑन, तब हम इसमें और फोकस करेंगे। लेकिन आज का जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आपको इसे जनरेट करना आना चाहिए। देन 3 डाइसी तो 216 केस, 4 डाइसी तो 1296 केस। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट बनते हैं, जनरेट होते हैं व्हेन वी रोल डिफरेंट नंबर ऑफ डाइस टुगेदर। ना बेटा कंसिडर करते हैं अबाउट द थर्ड सिचुएशन, जब हम लोग बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स की, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले वो आइदर कौन से कनेक्टेड आएंगे, या फिर वो हमारे कनेक्टेड हो गए हमारे प्लेइंग कार्ड से, या फिर वो कनेक्टेड होंगे डाई से। आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव सम क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ बॉक्सेस, सिलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस को देख के ही सैंपल स्पेस को सोचा जाएगा और देन फेवरेबल आउटकम के लिए फाइट की जाएगी। लेकिन जब हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे तो वी नो दैट अ डेक ऑफ कार्ड्स ऑलवेज हैव 52, कि जो डेक ऑफ कार्ड्स है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। आउट ऑफ दैट 26 रेड इन कलर एंड 26 ब्लैक इन कलर। 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ही ब्लैक कलर के भी होते हैं उसमें, दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन व्हेन वी थिंक अबाउट द सूट्स, तो देयर आर 3-4 टाइप ऑफ सूट्स एंड दैट इज नोन टू बी हियर स्पेड। पहला सूट स्पेड का है। देन वी हैव क्लब, ये दूसरे सूट की बात हुई है। स्पेड जो रहेगा ब्लैक कलर का, जिसका सिंबल होगा इस तरह से, ऐसे कुछ रहेगा ये स्पेड, जैसे हम लोगों ने देखा होगा, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हुकुम। तो इस तरह से ये स्पेड है। अब ब्लैक कलर का कार्ड स्पेड होता है। देन वी हैव अ क्लब, ये भी ब्लैक कलर का ही होगा, एंड इसको हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। ये इस तरह से बनी हुई होती है उसमें। देन वी हैव आफ्टर दिस, जो हमारे पास थर्ड सूट आता है, मैंने कहा ना 4 टाइप ऑफ सूट्स आर देयर इन अ प्लेइंग कार्ड्स। जो थर्ड सूट आता है दैट इज अ सूट ऑफ हार्ड, और हार्ड होता है बेटा रेड कलर का कार्ड, और इसको शेप दी जाती है इस तरह से, पान के पत्ते की तरह कह लीजिए। दिस इज द शेप ऑफ हार्ट। एंड देन वी हैव अ लास्ट वन हियर, स्पेड हुआ, क्लब हुआ, हार्ट हुआ, दैट इज डायमंड। और डायमंड इज अगेन ऑफ रेड इन कलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम ईट, और वो कुछ इस तरह से डिजाइन होता है। तो व्हेन यू गो फॉर द प्लेइंग कार्ड्स हियर, देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, 26 ऑफ रेड इन कलर, 26 ऑफ ब्लैक इन कलर, 26 are in red in color, 26 black in color, and we have 4 type of suits: spade, club, heart, diamond, with the word, with the color as 2 are black, 2 of them are red, and these are symbolized in this way. Please remember that we have to also think about the face cards, and there are 12 cards जिन्हें हम बोलते हैं face card. That are 12 face cards are there. कौन कौन से हो गए? 4 king, 4 queens and 4 jack. These are our respective 12 cards जो हमारे
फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड हो गए टोटल 12, 4 किंग हो गए, 4 क्वीन होगी, 4 जैक हो गए। इन टोटल अगर हम कार्ड्स की बात करें तो किसी भी कार्ड में जो डायमेंशंस होती है, जो इंफॉर्मेशंस होती है, वो होती है पहले तो नंबर होता है, ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड्स। सभी सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 13 कार्ड स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड ही क्लब्स के होते हैं, 13 ही हार्ट के होते हैं, 13 ही डायमंड के होते हैं। दैट इज वाई दे आर टोटल 52। तो एवरी सूट कंटेन 30 कार्ड्स। दैट इज कौन कौन से? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग एंड लास्ट इज एस, जिसे आप प्रोनाउंस करते हैं इक्का। और ये जो 3 होते हैं सभी सूट में, दे आर नोन एज फेस कार्ड। इन सबको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके सामने इंफॉर्मेशन को रखा कि प्लेइंग कार्ड्स को करते समय इन बेसिक बातों को आप ध्यान में रखने वाले हो। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड। आउट ऑफ देम 26 रेड कार्ड्स एंड 26 आर देयर ब्लैक कार्ड्स। और ये जो 26 रेड कार्ड्स है, इसमें से 13 आर ऑफ डायमंड्स, ये 13 डायमंड्स होते हैं, एंड इनमें से 13 ही हमारे हार्ड होते हैं। ऐसे बेटा इसमें 13 स्पेड होते हैं जिसे हम हुक्म बोलते हैं, और इसमें 13 ही हमारे क्लब्स होते हैं। सभी इन 13 कार्ड्स में से ये सभी, इसमें 3 फेस कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 3 ही फेस कार्ड्स होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको फेस कार्ड्स कौन कौन से हैं। सेम 3 फेस कार्ड्स इधर, सेम 3 फेस कार्ड्स इधर होते हैं, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड कौन से हो गए? जैक क्वीन एंड किंग एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप पूरी बातों को, पूरी इंफॉर्मेशन को इस फ्लो चार्ट की हेल्प से भी याद रख सकते हो। प्लीज रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर डीलिंग टू अ क्वेश्चन, इन बेसिक इंफॉर्मेशन को जब तक हम माइंड में फिट नहीं कर लोगे, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन दैट क्वेश्चन केयरफुली। तो इसलिए चाहे कॉइन हो, चाहे डाई हो, चाहे प्लेइंग कार्ड्स हो, आपको इन तीनों की बेसिक इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी जब आप इन सभी बातों को ईजिली गो थ्रू करोगे। तो लेट्स वी कंटिन्यू सम एग्जांपल्स, सम क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड ऑन आवर टुडेज कंसेप्ट ओनली। नाउ बेटा कंसिडर करें मेरे साथ एक एग्जांपल जिसपे लिखा है सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। हमने एक डाई को एक बार फेंक दिया। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर एक डाई एक बार थ्रो की जा रही है, अ डाई रोल्ड, तो वी आर गेटिंग हेयर 6 की पावर 1, यानी कि ओनली 6 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स। तो ये मुझे मिले यहाँ पे 6 अलग अलग तरह के रिजल्ट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हेयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ई मानूंगा, और ई रहेगा वो इवेंट जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो आपका नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 5 6। तो यहाँ जो इवेंट हो गया, फेवरेबल इवेंट हो गया, वो 5 6 हो गया। सो टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ऊपर तो आ गया फेवरेबल आउटकम, नीचे आ गया टोटल पॉसिबल आउटपुट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम इज 2 एंड नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6। तो वी आर गेटिंग अवर प्रोबेबिलिटी वैल्यू एज 1/3। इट मीन्स अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं जिसमें 6 पॉसिबल आउटपुट से मुझे नंबर चाहिए था जो हमेशा 4 से बड़ा हो, तो वी हैव ओनली 2 पॉसिबल आंसर्स आउट ऑफ 6। So the probability we are obtaining from them is 1/3. Now when you think about the second part of your question, we have to consider that a probability of getting a number less than or equal to 4. तो इस बार जो इवेंट बनेगा वो बनेगा नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस बार जो ई के एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 माय डियर स्टूडेंट। तो हियर वी आर गेटिंग अ नंबर टोटल 4 पॉसिबल रिजल्ट्स आर देयर। तो इस बार जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ इवेंट आ गए वो 4 आ गए। तो एज अ रिजल्ट इट इज 4/6। द आउटपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट इज 2/3. So as a result, when you think about the question, read the question carefully, you will easily observe about the total possible outputs, then the favorable outputs. Now we have a third case.
In third case, part first, we need to find out the probability of getting a number as a composite number. तो E है यहाँ पे a composite number. और whenever we are going to find out the result of composite number, we are seeing that composite numbers are those numbers in which उनके outputs, उनके factor more than 2 होने चाहिए. तो ये भी कंपोजिट नहीं है, ये भी नहीं है. वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. ये प्राइम है, ये प्राइम है, तो देयर इज 4 and 6. तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटपुट आ गए वो इसमें भी 2 आ गए. तो एज अ रिजल्ट जो प्रोबेबिलिटी आ गई बाय यूजिंग दैट बेसिक फॉर्मूला इज अगेन 1/3. तो इसी फॉर्मूले को हम रीयूज करते चले जा रहे हैं टू गेट द डिफरेंट आंसर्स हियर. देन वी हैव अ पार्ट नंबर बी हियर फॉर अ पार्ट नंबर थर्ड एंड वी नीड टू गो फॉर अ प्राइम नंबर. तो इस बार जो फेवरेबल आउटपुट है वो है प्राइम नंबर. और वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्ट फॉर अ प्राइम नंबर यू हैव टू गो फॉर 2, 3 and 5. प्लीज रिमेंबर दैट 1 इज अ नंबर विच इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ. ऐसा कोई भी नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है और उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम है. तो यहाँ जो हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे वो आएगी 3/6, दैट इज हाफ. तो इस बार जो प्रोबेबिलिटी का आउटपुट है वो हाफ है. इसी तरह से बेटा हम जब सी की बात कर रहे हैं, अ नंबर लेस देन 5, तो ई मीन्स नंबर लेस देन 5. नंबर जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए. तो व्हेन यू थिंक अबाउट द नंबर लेस देन 5, तो वी आर सिंपली से इट इज 1, 2, 3, 4. तो इस बार जो फेवरेबल आउटपुट आ गया वो 4 आउटपुट्स आ गए आउट ऑफ 6. द रिजल्ट वी आर गेटिंग इज 2/3. तो इस तरह से हमने डिफरेंट इवेंट्स को सोचा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एंड देन वी प्लान टू फाइंड आउट देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. व्हेन यू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स हियर यू विल इजीली ऑब्जर्व दैट कि जो आंसर आने वाला है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसलिए ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो रही है और जो 0 और 1 के बीच में है. तो हमने सबसे पहले सोचा कि हमने डाई रोल करी, 6 आउटपुट आ गए. पहला नंबर होना चाहिए था 4 से बड़ा, तो हमने यूज किया 5, 6, 2/6. दूसरे केस में नंबर होना चाहिए 4 या 4 से छोटा, तो 4 केसेस आए 4/6. तीसरे केस में कंपोजिट नंबर होना चाहिए, तो वी नीड टू रिमेंबर दैट कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होने चाहिए. तो 1 एक मिक्स कंसेप्ट रहता है, 1 लोगों के लिए डाउटफुल रहता है. तो प्लीज रिमार्क डाल लो कहीं पे, 1 इज अ नंबर विच इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम एंड वी हैव ओनली 2 चॉइसेस. इसी तरह से प्राइम के लिए 3 चॉइसेस थी और नंबर लेस देन 5 के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट चॉइसेस थी. नाउ बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमारे लिए यहाँ पे मेंशन है अ बैग कंटेन 10 रेड 5 ब्लू 7 ग्रीन बॉल्स. तो टोटल बॉल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो 10 + 5 + 7 इट मीन्स 22 बॉल्स आर देयर इन अ बैग. उस बैग में टोटल 22 डिफरेंट टाइप की बॉल्स है. अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम, तो इट इज गिवन दैट हमने अचानक से एक बॉल निकाल ली बिना देखे, बिना नोट करे कि कलर क्या आ रहा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज बॉल्स बीइंग अ रेड इन कलर. तो ए पोर्शन है कि हमारी जो बॉल है, हमारा जो इवेंट है वो रेड कलर है. तो आइदर आप अलग से स्पेसिफाइड करो इवेंट मीन्स गेटिंग अ रेड बॉल, और सीधा लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. एंड टू ऑब्टेन दैट रिजल्ट वी हैव टू मेंशन अवर बेसिक फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. याद रखो किसी भी फॉर्मूले के लिए पहले आप बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला मेंशन कर दो and then one by one you plan to simplify according to the given formula. तो here we have a first part getting a red ball. तो अगर मुझे मेरे क्वेश्चन की रेड बॉल चाहिए तो ऊपर फेवरेबल आउटकम आएगा 10 और नीचे आउटकम आएगा 22, क्योंकि इट इज मेंशन इन देयर टोटल बॉल्स आर 22. तो आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 5/11. इसी तरह से अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें और वहां पे हम लोगों को चाहिए ग्रीन बॉल्स, सो टू ऑब्टेन द ग्रीन बॉल्स हियर, अगर हमारे को ग्रीन कलर की बॉल चाहिए तो अभी जो ग्रीन बॉल है फेवरेबल दैट इज 7 एंड इन टोटल वी हैव 22. तो हियर द आंसर वी आर गेटिंग फॉर अ सेकंड पार्ट इज 7/22. तो आप देख सकते हैं इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन हियर. अब बात कर रहे हैं हम सी पार्ट की, और सी पार्ट में चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट नॉट अ ब्लैक बॉल ब्लू बॉल. तो अगर ब्लू बॉल नहीं है तो देखो यहाँ पे ना 2 मेथड है. पहला मेथड है कि पहले ब्लू बॉल ही निकाल लो. तो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर? वी हैव ओनली 5 ब्लू बॉल्स, so it is 5/22.
क्योंकि फेवरेबल बॉल्स आर 5, टोटल बॉल्स आर 22. सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोटा ब्लू बॉल, हमने यार डिस्कस किया था एज अ फॉर्मूला, ये हमेशा 1 होगा. तो नोटा ब्लू बॉल का जो रिजल्ट आ जाएगा कि योर बॉल कलर इज नोटा ब्लू, उसके लिए मुझे इसे लिखना होगा 1 माइनस ब्लू बॉल. तो इट इज 1 माइनस 5/22. द रिजल्टेंट वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इज 17/22. तो इस तरह से मेरे पास जो सी ऑप्शन की फर्स्ट मेथड से रिजल्ट आ गया वो 17/22 है. बट इफ यू वांट सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन विद द मेथड 2, एज हियर वी आर नॉट नीड टू हैव अ ब्लू बॉल. नोटा ब्लू बॉल का मतलब हो गया इट मीन्स बॉल इज ऑफ अदर कलर. तो इट इज आइदर रेड बॉल, और या तो वो रेड बॉल होनी चाहिए या फिर वो हमारे लिए ग्रीन बॉल होनी चाहिए. तो देयर आर 2 पॉसिबल बॉल्स आर देयर. तो विच मीन्स दैट कितनी है रेड 10, कितनी है ग्रीन 7, फेवरेबल बॉल्स आ गई 17. हैंस इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट की नोटा ब्लू बॉल की, वो आ गई 17/22. तो इस तरह से आपने नोट करा फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्टली देयर 10 out of 22. Green ball is also directly there 7/22. But when we go for a nota blue ball, what we have to consider here, either we find out the result of blue ball and then we use a basic formula here, that is a complementary event nota blue ball, which is equal to 1 minus blue ball, and we get the answer as 17/22. और in either of the method हमने क्या सोचा कि अगर मुझे blue ball नहीं चाहिए तो it means our ball must be of any color other than blue. तो it means it is either of red in color or in a green in color. तो red और green की मैंने total ball count करी, वो थी 17, and therefore we are getting the result as 17/22. तो आज के पूरे लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा वो बहुत बेसिक था. हमने छोटी छोटी बातों को आज कलेक्ट करा इस लेक्चर के अंदर, जिससे कि जब हम कमिंग लेक्चर एनसीईआरटी पे करेंगे तो वी आर इजीली हैव दैट ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन, सो दैट हम अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकें.